एक बार देख लो भाई, है ना। ध्यान दें, एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 41 में क्या है, जैसे हमने कल बताया था आपको डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने आपसे सवाल क्या पूछेगा, डीपीएसपी का सिद्धांत मैंने कहाँ से लिया है, तो ये आप आयरलैंड से लिए। कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। क्या है? डबलिन। और आयरलैंड ने जो है डीपीएसपी के सिद्धांत कहाँ से लिए हैं, तो ये आपका स्पेन से लिए है। कहाँ से? स्पेन से। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या नाम है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और यहाँ पर बुल फाइटिंग फेमस है। क्या? बुल फाइटिंग फेमस है। कहाँ पर? हाँ, इसमें सांड जो होता है, सांड को गुस्सा दिलाया जाता है, गुस्सा दिलाने के बाद उसे कंट्रोल किया जाता है। इसे कहते हैं बुल फाइटिंग। समझ जाएंगे ना। तो ये स्पेन फेमस है इसके लिए। इसकी राजधानी मैड्रिड है। यहीं से जो है उसने डीपीएसपी के सिद्धांत आयरलैंड ने लिए हैं। आयरलैंड से डीपीएसपी के सिद्धांत मैंने लिया है। आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके बनाया गया है। आप सब जानते हैं कि हम आप 3-4 दिन में किताब ना पढ़ पाते, सोचो 60 देशों की संविधान का अध्ययन किया गया है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे करप्शन आए थे। करप्शन ना करवाना, करप्शन ना था सुधार। ठीक है। नए लोग बोल देते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। सोच के देखो संविधान के बनने में कितना समय लगा है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। रुपया कितना लगा है? 63,93,000 जो है 729 रुपये लगा था। ठीक है, जो लगभग 64 लाख रुपए मान लिया जाता है। इस प्रकार से बताओ दुनिया की सबसे महंगी पुस्तक कौन हुई? हमारा भारतीय संविधान। ठीक। लगभग 64 लाख रुपया में बना है। ठीक है ना। आप समझ जाएंगे। ठीक। तो दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान से हमारा संविधान उद्धृत है। लेकिन कभी आपसे अगर ये पूछ ले कि हमारा भारतीय संविधान में सर्वाधिक किसकी झलक देखने को मिलती है, तो आपको होना चाहिए भारत शासन अधिनियम 1935 की। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसमें जितने भी कानून आए लगभग अधिक से अधिक कानून को इसमें रख लिया गया है। ठीक। आपको ये ध्यान होना चाहिए। समझ जाएंगे ना। और ये अलग अलग देशों से लिया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। ये गड़बड़ तो ना करोगे ना। अगला देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 41 में क्या कहा गया है। पहले बताओ डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक है। तो अनुच्छेद 41 में ये कहा गया है कि हम विशेष समस्या से ग्रसित या विशेष प्रावधान के अंतर्गत हमें सहायता या आर्थिक सहायता या वित्तीय सहायता पाने का अधिकार है। जैसे आप बूढ़े हो गए हैं तब, है ना, आप बेरोजगार हैं, विधवा हैं, अर्थात ये सब जिनको वृद्धावस्था पेंशन योजना कहते हैं, गांव में कहते हैं ना, ये सब मिलता है। विधवा पेंशन योजना मिलती है। आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद नंबर 41 में बेरोजगारी भत्ता कहाँ मिलेगा? 41 के अंतर्गत। समझ जाएंगे ना। आपसे इतना छोटा छोटा पूछे, ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। ठीक। 42 में क्या है? प्रसूति सहायता है, जानते हैं आप। 43 में है काम पाने का अधिकार है। ठीक है। और जिसके तहत निर्वाह जो मजदूरी है वो कन्फर्म हो जाएगी, यानी मजदूरी के संबंध में किसी प्रकार शोषण ना हो। ठीक। ये हो जाएगा। 44 में क्या है? 43 का में क्या है? कर्मकारों यानी उद्योगों में लोग भाग लेंगे, यह अधिकार है 43 का में। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। 44 में क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान है, पेपर में खूब पूछा जाता है। इसमें है समान नागरिक संहिता। क्या? समान नागरिक संहिता। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान सिविल संहिता। कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 44 में है। और ये लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है, उसका नाम है गोवा। क्या है? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्या नाम है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और पणजी भैया जो है मांडोवी नदी किनारे है। कहाँ से? मांडोवी नदी किनारे है पणजी। समझ जाएंगे ना। तो पूछता है गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? मांडवी नदी के तट पर। और आपको ध्यान रहे दुग्ध सागर जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, लेकिन दूध सागर जलप्रपात ये आपका मांडवी नदी पर है। गड़बड़ ना करो, नहीं समझ पाओ बात का। दुग्ध सागर कहे, दुग्ध संस्कृत में कहते हैं ना, दुग्ध सागर कहे तो नर्मदा नदी पर है। ठीक। हाँ, धुआंधार दुग्ध सागर एमपी नर्मदा नदी पर, लेकिन दुग्ध को ही दूध कह दिया जाए, दूध सागर जलप्रपात, तो वह मांडवी नदी पर है। कहाँ पर? गोवा में। और पेपर में खूब आता है। ठीक। जैसे वही चित्रकूट जलप्रपात आता है, कहाँ पर है ना? छत्तीसगढ़ में है। कौन सी नदी? इंद्रावती की इरावती?
इंद्रावती। इरावती कहाँ है? म्यांमार में है, म्यांमार के गंगा कहते हैं। समझ पाएंगे ना, इन बातों को आप ध्यान रखे रहेंगे। तो अगला देखो, मांडवी नदी समझ जाएंगे ना। और आपको ये पता होना चाहिए, ये जितने भी कोस्टल एरिया हैं, मांडवी नदी कहाँ पूछा जाए कहाँ की ओर बहती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ध्यान रहे, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, मांडोवी, पेरियार, ये ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में डायरेक्टली गिरती हैं। समझ जाएंगे। मैंने क्यों बताया था कि पश्चिमी घाट पर हमारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका ढलान किधर की ओर है? इस तरफ, अर्थात पश्चिम की ओर, तो जाकर बगल में गिर जाते हैं। ठीक, और जो जैसे इस प्रकार से बना लिया जाए तो जो नदियाँ इधर से निकलेंगी तो ढलान इधर को रहेगा ना, इधर को बहेंगी, जो इधर से रहेगा वो इधर को बहेंगी। समझ जाएंगे ना, ये बात है, ध्यान रखे रहेंगे। चलो, तो सिविल सेवा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? गोवा। आपसे पूछे गोवा का गठन कब हुआ है? तो 1987। कब? 1987। 1987 में हमारे भारत के 3 राज्य बने। कौन कौन? पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश, नीचे मिजोरम और गोवा। आपको ध्यान रहे, ठीक है। गोवा किसके अधिकार क्षेत्र में था? पुर्तगालियों के। इनको हमने भगाया 1961 में। समझ जाएंगे ना। और इसी तरह आपको ये सब याद होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। 45 में बात करते हैं। 45 में कहा गया है 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। क्या? 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। मतलब कि 6 वर्ष से कम, 45 में कहा गया है जो 6 वर्ष से कम जो बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम बच्चा कौन होता है? वही जो आंगनबाड़िया में पढ़ता है ना। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाला बच्चा, अर्थात इसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए आप जानते हो हर जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, ये होते हैं। तो इसमें जो है राज्य का कर्तव्य होगा कि वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे। कहाँ पर? अनुच्छेद नंबर 45 में। समझ जाएंगे ना। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, समझ पाएंगे। और 6 वर्ष से अधिक के लिए अनुच्छेद नंबर 21 का बना हुआ है। कौन सा? 21 का, वो जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है, ध्यान रखे रहेंगे। जो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। कहा गया 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने का अधिकार होगा। क्या होगा? शिक्षा पाने का अधिकार होगा। ये बात समझ जाएंगे ना। इससे जो वंचित नहीं किया जा सकता, इनका मूल अधिकार है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि इसी के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, जिसे 11वां मौलिक कर्तव्य कहते हैं। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ये भी जोड़ा गया था 2003 में लगभग, ठीक है। और इसमें कहा गया जो अभिभावक होंगे जो वो अपने बच्चे को शिक्षा पाने से वंचित नहीं करेंगे। समझ जाएंगे ना, ये उनकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। चलो आगे देखो, अनुच्छेद नंबर 46 में कहता है कुछ यानी ST SC व दुर्बल वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना। समझ पा रहे हैं? यानी अगर जो SC और ST विशेष प्रावधान है, SC यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो ये शिक्षा पाने में अक्षम है, अर्थात इनके पास खाने पीने को ही नहीं तो शिक्षा कहाँ से पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो इसके लिए वह दुर्बल वर्ग का मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। एक प्रकार समझो गाँव में प्राथमिक विद्यालय जो खुले होते हैं, गाँव में प्राथमिक विद्यालय किसके लिए होते हैं? कोई भी जा सकता हो, अलग बात है, लेकिन विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ों इनके लिए है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और सरकारी मास्टर बनते हैं। कितनी अच्छी ट्रेनिंग लेकर के जाते हो, कितना बच्चों को अच्छा ट्रेंड करते हैं, आप खुद जानते हैं, ठीक है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से प्राइवेट में कुछ विद्यालय शायद बेकार होते हैं लेकिन अधिक से अधिक विद्यालय अच्छे होते हैं, ठीक उसका उल्टा है। सरकारी विद्यालयों में कुछ विद्यालय अच्छे हैं, बाकी अधिक से अधिक विद्यालय बेकार हैं। समझ पा रहे हैं? लेकिन विद्यालय नहीं बेकार, उनके जो अध्यापक हैं, अध्यापकों की सोच बेकार है। समझ पा रहे हैं कि 50,000 80,000 90,000 हाँ तनख्वाह लेते हैं, बता तो रहे हैं, तनख्वाह लेते हैं। अभी इन्हीं की तनख्वाह को उठा करके 15,000 कर दिया जाए, हम कहीं दिमाग ठंडा हो जाएगा, ठीक है, दिमाग ठंडा हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए। इसी से एक मुद्दा सुन लो थोड़ा सा है। प्राइवेट कंपनियों में एक काम प्रेजेंट टाइम पे एक मुद्दा चल रहा है जिसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन मून
लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन मून लाइट। इसका संबंध किससे है? तो जैसे प्राइवेट कंपनियां में, जैसे मान लो कोई इंजीनियर है ना, कोई इंजीनियर है, वो बीटेक एमटेक करके गया है, और कोई कंपनी में मान लो जैसे टीसीएस कंपनी में इंजीनियर है, तो उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है। तो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद वो तो स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र। उसके मान लो 80,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, तो 8 घंटे ड्यूटी के बाद तो कुछ भी करे ना, वो तो स्वतंत्रता से इसको जीने का अधिकार है। लेकिन अभी इसी में ही देखा गया है कि कंपनी ने केस कर दिया है, इकट्ठे अपने कंपनी से 300 व्यक्तियों को निकाल दिया है। काहे निकाल दिया? उसने आरोप लगाया कि जब ये मेरी कंपनी में काम करते हैं तो ये किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। नहीं समझ पाए? यानी जैसे 8 घंटे ड्यूटी के बाद आप घर पे रहो तो ऑनलाइन काम कर सकते हो लैपटॉप आदि से। तो उसने कहा कि ये जो है कंपनी की सिक्योरिटी के खिलाफ है। तो इसके तहत जितने भी 300 वर्कर थे सबके सब सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब तक मैं कंपनी में रहता हूं तब तक उनका अधिकार हम पर है, उसके बाद मैं जब हमारी ड्यूटी खत्म तो उनका अधिकार हम पर खत्म। सही भी है? कंपनी का भी कहना सही है और यहाँ पर लोगों का भी कहना सही है। ठीक है, अब इन दोनों में मतभेद चल रहा है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ तक पहुँचता है। इस व्यवस्था को कहते हैं ऑपरेशन मून लाइट। ठीक, ऑपरेशन मून लाइट का संबंध किससे है? तो ध्यान रहे, ये कंपनी के कर्मचारियों और मालिकों के आपस में विवाद से संबंधित है। ठीक है ना, समझ जाओगे? ये आपको ध्यान रखना होगा भाई। यही है कि जैसे कंपनी में 8 घंटे ड्यूटी है, तो 8 घंटे ड्यूटी के दौरान हम किसी और काम ना करें, यही तो है ना। लेकिन उसके बाद तो हम कर सकते हैं, और यदि नहीं कर सकते तो ये हमारे जीने के अधिकार के खिलाफ है, अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत। समझ जाएंगे ना, इसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे अभी इसी में एक मुद्दा आया था, अभी हाल ही का मुद्दा है। ठीक है, उसमें बात बताया गया था कि 24 सप्ताह की एक महिला थी जिसके पास गर्भधारण था। ठीक, और उसका विवाह जिससे हुआ था 24 सप्ताह के बाद वह जो है हट गया, यही संबंध टूट गए। तो अब बताओ, संबंध टूट गए लेकिन गर्भधारण वो कहाँ को जाएगा, है ना। तो उसे गर्भपात कराने के लिए उसने जो है व्यवस्था सोची, तो वो नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर गर्भपात कराना एक अपराध है ना। तो उसके लिए वो चुनौती दी, कहाँ जाकर? अनुच्छेद नंबर 21 के हमें जीने के अधिकार के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय ने उसके पक्ष में चुनौती एक दिया, हाँ सही बात है, ये भी सही है, ये मौलिक अधिकार है ना। तो इन पे सब पे केस चलते रहते हैं, तो आपको बताएंगे किसी दिन अनुच्छेद 21 पूरी तरह से कितना, बहुत इसलिए कहते हैं ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, जीने के अधिकार के अंतर्गत जो भी है वो सब है। ठीक है, तो इनको आप जानते रहेंगे। ऑपरेशन मून लाइट समझ में क्या होता है, इसको ध्यान रखेंगे कि एक ही समय में 2 या 2 से अधिक कार्य नहीं किए जा सकते। ठीक, कंपनी का भी कहना सही है, लोगों का भी कहना सही है। ठीक है, चलो तो ध्यान रहे, SC ST तो प्राथमिक विद्यालय कहाँ है? अनुच्छेद 46 में। कहाँ है? 46 में। अगला देखो 47 में कहा गया है, लोगों को पोषण स्तर व जीवन स्तर में ऊंचा बनाए रखने के लिए, यानी लोगों को जो पोषण स्तर और जीवन स्तर को अच्छा बनाए, लिविंग स्टैंडर्ड और खाने की व्यवस्था, इसको ऊंचा बनाए रखने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य होगा। ठीक है, लोक स्वास्थ्य का मतलब, जैसे आप जानते हैं पोलियो चल रहा था, पोलियो अभियान है ना, पोलियो अभियान है। कोरोना के अंतर्गत जो टीका लगे, क्या सर गवर्नमेंट ने पैसा लिया किसी से? नहीं। यानी हम अपनी जनता को सुरक्षित रखेंगे, ये सरकार का कर्तव्य होगा। इसी के अंतर्गत कोरोना टीका लगा। कोरोना टीका याद रखिए कौन के अंतर्गत है? अनुच्छेद नंबर 47 के अंतर्गत। समझ जाओगे। अगला है मादक पेय पदार्थों। अगर जनता पियक्कड़ हो जाएगी तो उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप इतना याद रखना कि जनता व्यवस्थित रहे, अच्छी रहे, यानी किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित ना हो, इस सब के लिए वो हर कदम उठाएगी सरकार जो इसके लिए जरूरी होगा। ये कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 47 के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसमें है, ध्यान रखेंगे, मादक पेय पदार्थों, हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने की कोशिश करना। ठीक है, करेगी नहीं, कोशिश करना, यानी सरकार अपनी जनता के हित में जो काम नहीं है, अगर वह हो रहा है तो उसके लिए क्या करेगी? गवर्नमेंट उस पर बैन लगाएगी। ठीक, जैसे बिहार सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है। नहीं समझ पाए? बिहार सरकार ने देखा कि हमारे नागरिक ज़्यादा पियक्कड़ होते जा रहे हैं, उसने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ये सब व्यवस्था कहाँ है? ये अनुच्छेद नंबर
47 में है। समझ में आई बात? तो कोरोना का निःशुल्क टीका लगा कौन के तहत? 47 के तहत। समझ पा रहे सरकार की भूमिका क्या होती है? ठीक, नहीं तो एक कोरोना का वैक्सीन बनवाने में कम से कम तुमको 23 से 2400 रुपये लगता है, कम से कम। समझो, एक वैक्सीन का। सोच के देखो, क्या गवर्नमेंट ने पैसा लिया किसी से? नहीं। किस अनुच्छेद के तहत है? ये 47 के तहत है। अगर गवर्नमेंट चाहती ना करती, क्या कर लेते? ऐसा ही तो है, गवर्नमेंट चाहती ना करती, क्या कर लेते? कुछ ना कर पाते। लेकिन फिर वही बात है, 5 साल बाद गवर्नमेंट को हमारे तुम्हारे दरवाजे पे आना है, ठीक है, तो मजबूरी में करेंगे, ठीक है। इसीलिए अगर चुनाव ना होता, सोच के देखो, क्या ये 36 से 51 तक कहीं कुछ होता? कुछ ना होता, ठीक है। ये सब 1% कुछ ना कहा तो मरे तो क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हर 5 साल के बाद उसकी परीक्षा होती है, ठीक है। रिटन में बैठना होता है, फिर उसके बाद मेंस में बैठना होता है, रिजल्ट बाद में आता है, तब बनता है सीएम। देखा होगा ना, कैबिनेट मंत्री बनते हैं। तो अगर ये दहशत ना हो, कुछ ना करें। आपको पता होना चाहिए, जब चुनाव आता है रोड वगैरह बनने में टाइम नहीं लगता है, महीना खाड़ में सब झकाझक हो जाती हैं। लेकिन 5 साल में रोवा डालते हैं, 4 साल 11 महीना रोवा डालते हैं, 1 महीना खातिर तुमको बना देते हैं बढ़िया सा, और वो बनती है तो बस आगे आगे बनती जा रही है, पीछे पीछे टूटते जा रहे हैं, तब तक इलेक्शन हो जाता है। तुम्हें रोड कितनी मजबूत है इसको देखना है, उस पर भट्ठा वाले ट्रैक्टर चलवा दो बस, समझो ना, भट्ठा वाले ट्रैक्टर चलवा दो, खुद समझ में आ जाएगा रोड है मजबूत या खराब है, ठीक है। भट्ठा वाले ट्रैक्टर जिस पर चलते हैं वो नाश हो जाती है, नाश नहीं हो जाती, वो इसका प्रमाण है ये रोड अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसको समझो। तो भैया इसे आप ध्यान रखेंगे, लोगों को पोषण स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए जो भी कार्य करना होगा गवर्नमेंट करेगी। कहाँ है? 47 में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध ये पेपर में आता है किस अनुच्छेद में? 47 में, ठीक, ध्यान रखे रहेंगे। आगे देखो, इसके अंतर्गत जैसे कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं? देखो 47 के अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। कौन सा? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसे ध्यान रखेंगे। यह 1978 में चला है। जवाहर रोजगार योजना, नाम हम सुनो, जवाहर रोजगार योजना, भले ना हुए बात अलग है, सुनते रहो, कागज पे सब है, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 1978, इसके तहत मनरेगा योजना 2006 में चलाई गई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मनरेगा योजना चलाई कब गई है? 2006, ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसी तरह आता है खाने पीने के लिए मिड डे मील की शुरुआत कब की गई है? तो 1995, समझ जाएंगे। अगला देखो, गांधीवादी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद नंबर 47 के अंतर्गत। समझ पाएंगे ना। अब अगला देखो, अगला जो होने वाला वह तुम्हारे यूपी में हो रहा है, तुम्हारे यूपी में हुआ है अगला अनुच्छेद, ठीक है। और इसके लिए लोग सब बाबा जी को गरियाते हैं, ठीक है। देखो कौन सा है, तो 47 आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 48 में कहा गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक, यानी कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी गवर्नमेंट हर वो पहल करेगी जिससे जानवरों की रक्षा हो सके और कृषि की रक्षा हो सके, ठीक, यानी खेती किसानी और जानवरों की रक्षा हो सके, तो वही कृषि एवं पशुपालन। जैसे सोच के देखो, आप सबके यहाँ एक व्यवस्था होती है जानवरों में से, क्लोनिंग की व्यवस्था, क्लोनिंग की व्यवस्था जिसे हम एनिमल ब्रीथिंग सेंटर कहते हैं, जो आपके सलवन में बना है, ठीक है। सलवन में भारत का नहीं, एशिया के लेवल का बना हुआ है। अच्छा, सलवन में एनिमल ब्रीथिंग सेंटर, समझ पाएंगे ना। यानी इसके लिए सरकार मान कर चलो, अगर जानवर हैं तो जानवर के अच्छी नस्ल बनाने के लिए व्यवस्था करेगी, टीकाकरण की व्यवस्था करेगी जानवर, ठीक है। और कृषि में जो खेती किसानी है, खेती किसानी में अच्छी बीज उपलब्ध कराएगी, खाद उपलब्ध कराएगी, यानी फर्टिलाइजर्स, ठीक है, यानी पानी पहुंचाएगी, जितने भी कार्य हैं खेती किसानी के लिए, जानवरों के लिए, ये सब व्यवस्था कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। किस अनुच्छेद के तहत? 48 के तहत। समझ जाएंगे। जानवरों को भी व्यवस्थित रूप से रखा जाए, अर्थात हम ये कह सकते हैं बाबा जी के हर हर घूमत कौन अनुच्छेद के तहत? 48 के तहत। ध्यान रखना होगा, काहे के तहत? 48 के तहत। गौशालाओं की व्यवस्था की गई किसके तहत? अनुच्छेद 48 के तहत। भले गौशाला में खाली मनईनशाला रहा है, बात अलग है, ठीक है। गौशाला में गौ रहती क्या? हमका नहीं दिखाते कबो को, ठीक है। हमें मलिक मुंह बना है बड़ा सही,
सब देखते खाली गौशाला में मनइबे कुर्सी आगे बैठे रहते हैं। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि आप समझ सकते हैं, ठीक है। पैसा खा डालते हैं सब निकाल निकाल के। अगला देखो, अगला देखो, तो इसमें कहा गया कृषि एवं पशुपालन का संगठन कृषि और पशुपालन के लिए अधिक से अधिक काम करेगी। जैसे आप देखो बकरी पाले खातिर पैसा मिलता है ना, लोन मिलता है, सब किसके अंतर्गत है, इसी के अंतर्गत है, ठीक है। आगे देखो, मत्स्य पालन इसी के अंतर्गत है, ठीक है ना। अगला देखो, इसके लिए राज्य आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों को संगठित करने का प्रयास करेगा। करेगा नहीं, प्रयास करेगा, ठीक, करेगा नहीं, प्रयास करेगा, ठीक है। आगे, गाय व बछड़ों के अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों की सुधार के लिए वह उनके वध पर प्रतिषेध करेगा। तो भैया प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में हराहा पर यानी जानवरों पर मारे जाने पर प्रतिबंध है। किस अनुच्छेद तहत? अनुच्छेद नंबर 40 का इस्तेमाल करके। किसका? 40 नहीं, 48 है। किसका? अनुच्छेद नंबर 48 का इस्तेमाल करके ये सब किया गया है। लेकिन सोच के देखो, ये तो ठीक है, लेकिन क्या खेती किसानी में किसी बच पा रही है? नहीं बच पा रही है। गांव में ठीक से देखा जाए तो कम से कम 70-80% लड़ाइयाँ होती खाली जो जानवरों के चक्कर में, ठीक है। क्योंकि सूरा धान लगाए जो ना पे पड़ोसी वाले खेत दे, तुम्हारे खेतेगा, तुम्हें गुस्सा लगेगी, और तुम खेत दियो, फिर लड़ाई होगी, आपस में लड़ाई हो जाएगी ज़्यादातर, ठीक है। और ये यूपी में तो ऐसा भी कानून है, पुलिस कितनी रंगबाजी है ना, कि पता लगे अगर तुम अपने पास पुलिस का पास लेके जाओ कि भैया हमारे यहाँ ऐसा ऐसा होएगा, तो सूरा हरान के शिकायत लेकर आओ, खुद ही तुमका बंद कर दिया उठा के, ठीक है। यूपी में इतनी बड़ी रंगबाजी है पुलिस की, ठीक, खुद बंद कर देते हैं। तो जानते हो किसान अब करे तो क्या करे, हर जगह से कौन मार खा रहा? केवल और केवल किसान। लेकिन यह किसी चक्रीवानों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि जितने पुलिस वाले सब कहाँ से पैदा हुए? सब कंप्यूटर से पैदा हुए हैं, नहीं समझो, कंप्यूटर से पैदा होकर बने, क्योंकि कंप्यूटर से पैदा होते हैं तभी तो किसान उनको उठा के बंद कर देते हैं। नहीं, उनकी समस्या सुना जाए ना। तुम्हारे ऊपर ऐसे सुपर ट्रेंडिंग आप पुलिस है उसको पहुँचाइए ना, डीएम है उसको पहुँचाइए ना, वो जो है गृह मंत्रालय को पहुँचाए ना, गृह मंत्रालय सीधे सीएम साहब से बात करे ना, क्यों नहीं, क्या सोल्यूशन नहीं हो सकता? लेकिन इन चक्रीवानों को समझ नहीं आएगा, ये सब कंप्यूटर से पैदा हुए हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली जो है मंगल ग्रह से भाग फाट पड़े हैं आके, इनके समझ नहीं आएगा गधों को, ठीक है। अगला सुनो, इस बात को आपको समझ में आया होगा बेहतरीन रूप से, ठीक है। अब आगे हम पहुंचते हैं, अनुच्छेद नंबर 1 है, थोड़ा सा और जान लो, दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार करना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना, इसका संबंध किससे है? इसका दुग्ध उत्पादन के बढ़ावा से है, ठीक, आप ये समझ जाएंगे, ये पेपर में आता है, किसका संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, ठीक है। आगे देखो, कृषि के वैज्ञानिक तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे अनेक पहल प्रारंभ किए हैं। कहा तो पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जानो तो क्या है, कहा दें यहाँ पर लगभग हर एक व्यक्ति जो है किसान घर से बताइए कि आपको ये पता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है? तो सोच के देखो, ये अधिकारी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत जो है, ये एसिस को वो बाहर निकलते नहीं हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये बस्तेपुर में जो है कृषि विभाग बना हुआ है, यहाँ से इनकी मुख्य काम ये होता है कि किसानों के बीच में जाएं और हर एक किसान को समझाएं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मतलब होता क्या है। किसान होता है अनपढ़ लगभग, है ना, बरुहर खेते में। अब बताओ किसान धान लगाएगा तो क्या ज़्यादा आमदनी उसको मिलेगी? नहीं। इन लोगों का मतलब है किसानों के बीच में जाएं और उनसे पहल करें। बताओ जो जिन खेतों में पानी भरा रहता है का उसमें मूंगफली बो देंगे अच्छी फसल होगी? समझ पा रहे हैं बात को? समझिएगा, जहाँ पर पानी भराव रहता है उसमें गेहूँ, उसमें आलू लगा दिया जाए, क्या अच्छी फसल होगी? नहीं, आलू सड़ जाएगा, ऐसा ही है। और मान लो पैदा भी हो गया तो बचेगा नहीं, ठीक। इन लोगों का मतलब ये है कि जा करके किसानों की मिट्टी का जांच करें और उसमें बताएं कि तुम्हारी मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन अधिक हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी फसल को समाप्त होने से बचाया जा सकता है। खाने पीने के लिए कभी भी आज तुमको जोंधरी खरीदना कहूँ मिलेगी? नहीं मिलेगी। आगरा को छोड़कर अपने सबके यहाँ आग जो है बाजरा मिलेगा? नहीं मिलेगा, लोग बोते नहीं हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मजबूर है किसान करे तो क्या, किसान वही फसल बोता है जिसमें इनकम होती है। समझ पा रहे हैं? वही फसल बोता है जिसमें इनकम होती है। सोच के देखो, अभी कुछ समय पहले जैसे हमारे आप सबके यहाँ देखा गया था जो है मल्टीमीसिया नाम का एक पौधा आया था, ठीक है। अच्छा, अल्टीमीसिया क्या कहते हैं, जो कभी कहते हो, ठीक है। पिपरीमिंट नाम का एक पौधा आया था। पिपरीमिंट में देखा गया कि पहले जब किसी ने पहली बार लगाया तो 1,500-2,000 रुपया लीटर बिका था। अब इकट्ठा लगा के, अच्छा 2,000 रुपये लीटर, ये चल पिपरीमिंट लगा दिए इकट्ठा, वह आएगा 700 रुपया 800 रुपया लीटर में। अब बताओ
भवा तो नुकसान ना। तो यही चीज़ है, किसान अनपढ़ होता है। अगर यही जा करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड वाले जितने चक्रवाल अगर जाके बीच में समाज में जाएं, तो हर व्यक्ति अलग अलग किसानी करेगा और हर व्यक्ति को क्या होगा, एक अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि अलग अलग फसल होंगी, है ना। किसी से कहें उड़द बो, किसी से कहें धान बो, इससे संतुलन बना रहेगा। लेकिन ये जितने हैं ना, ये सब जो है बेवकूफ़ जितने चक्रवाल खुद नहीं चाहते कि हमारा देश आगे बढ़े, ठीक। क्योंकि हमने बताया जितने भी शासित वर्ग है, ये शासित वर्ग कहाँ से पैदा हुआ है, कंप्यूटर से पैदा हुआ है। उसको खाना से मतलब ही नहीं है, क्या मतलब इसका। और इससे इनके सैलरी पूछो नहीं। और बीच के बगल में जाओगे, तुम्हारा नर्सरी बनी है, यहाँ पर तुम जरा कोनो अधिकारी से बात करके देखो जाए, ठीक, बातें न करेंगे। समझ में आई बात ना, कि ऐसा जैसे मान के चलो ये इतना जो है मुख्यमंत्री जी ऐसे कैसे रहते होंगे, इस तरह के हैं लोग, ठीक है। अब हम तो बात किए थे, हम तो जानते हैं, इस हिसाब से जानते हैं, ऐसे लोगों से पाला पड़ा करता है, ठीक है। तो आप इस बात को जानते रहेंगे। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों का अगर खेती किसानी में बढ़िया जो है पढ़े लिखे हो, जा करके वहाँ पूछना कि भैया हमारे यहाँ का ऐसी खेती है, मिट्टी लेके चले आओ, कोई का जाँच करो, क्या बताओ हम कौन फसल बोई तो हमारी ज़्यादा आमदनी होगी, ठीक है। इसे कहते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, समझ जाएंगे ना। योजनाएं बहुत है, सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन यहाँ के जो सरकार के नुमाइंदे ना, ये वह कुछ नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं, समझो ना भैया। आगे देखो, तो ये कहाँ है, ये अनुच्छेद नंबर 48 है। अब 48 का देखो, सबसे गजब का, सबसे पेपर में सबसे ज़्यादा बार आता है अनुच्छेद 44, और यह पेपर में खूब आता है। काहे को, क्योंकि देखो अनुच्छेद 48 में कहा गया कृषि एवं पशुपालन की ही केवल बात की गई है, ठीक। लोगों ने दिमाग लगाया, चलो अच्छा, हरहा पाले कहन भैंसिया ले जाए ससुरा जो तलिया में उहावे लागे, और इमा भैंसिया लैट्रिन कर ली, तलिया एकदम साफ साफ पानी रहा, एकदम पानी दूषित हो गया। क्या हुआ, दूषित हुआ। अब दूषित हुआ तो हर दूषित चीज़ से मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है, और मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है तो वो जो है वायुमंडल को गर्म करती है। क्या करती है, वायुमंडल को गर्म करती है। अब सोच के देखो, प्रदूषण नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा, ठीक है। अब सोच के देखो, नदी झील तालाब ये सब एकदम स्वच्छ होते हैं, लेकिन इनको क्या किया गया, गंदा करने का काम किया गया। वही तो बात है ना, किसान अनपढ़ है, अनजान है, ठीक। लेकिन इनको बताने कौन काम करेगा, वही लोग करेंगे जो लोगों को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48A जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, समझ जाएंगे ना। और कहा गया कि भैया पर्यावरण को साफ सफाई करने वाले सारे काम किए जाएंगे, ठीक। नहीं तो पहले बगिया कटत रही खूब कस के, लेकिन इसके अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, कि आप उन पौधों को नहीं कटवा सकते हो जिनकी संख्या कम है। जैसे प्रेजेंट टाइम पे आपका कौन है, चीलवल है और गूलर है, प्रेजेंट टाइम पे चीलवल और गूलर, आप इनको कटवाते हैं तो आप समझ जाइए आप अपराधी हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। समझ में आई रही बात, आप इन्हें ध्यान देंगे। तो नदी झील तालाब गढ़ही गढ़हा नदी नरवा, इनका सबका संरक्षण करने का अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद नंबर 48A में। कहाँ पर, 48A में। तो एक बार सुन लो, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन व वन्य मतलब होता है जंगल में रहने वाले प्राणी, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ठीक। जैसे आप इसमें, ये बहुत बड़ा अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत तस्करी नाम सुने हो आप, कभी एक मोर मान के देखो तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा, ठीक है। आपके पास अगर जंगल में चीता है, चीता का आप शिकार करके देखो। जैसे आपको पता होना चाहिए असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, कौन, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के अंतर्गत, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के अंतर्गत आपके यहाँ जो एक सींग वाला गैंडा होता है, गैंडा नाम सुनो ना, एक सींग वाले गैंडे की जो सींग होती, छोटी सींग होती, वो एक सींग कम से करोड़ों में बिकती है। किसमें, करोड़ों में बिकती है। इसके लिए लोग काजीरंगा नेशनल पार्क के बड़े बड़े गड्ढे खोद देते थे। अब सोच के देखो, गड्ढे खोद देते थे, उस गड्ढे में ऊपर से कद्दर डाल देते थे, कद्दर जानते ना, खरखुद्दर। तो गैंडवा जाए और बड़ा से, उसको क्या पता क्या है, गैंडा जानते सबसे आलसी पशु होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। वो इतना आलसी पशु होता है, वो बैठ जाता है ना, अगर उसके ऊपर एक चिड़ैया बैठ गया तो उसको भी नहीं हड़ाता है, कोई बात नहीं, बैठे रहो, ठीक है। उसके ऊपर जब बैठता है, चूहा जानते हो, चूहे जैसे छोटे छोटे जानवर पाए जाते हैं जंगलों में। जब वो गैंडा तड़े रहते हैं, देखता है अच्छा गैंडा बैठा है, ठीक है, खाली उसके बैठे के इंतजार कर, जैसे ही बैठा तैसे उसके ऊपर सब टूट पड़ते हैं, ठीक है। टूट क्यों पड़ते हैं, उसके ऊपर कान वगैरह में, कान के अंदर घुस जाते हैं, कान जानते हो ना,
उनके ऊपर छोटे, जैसे हमारे आप सबके ऊपर जुआ पाए जाते हैं भैंसियन के ऊपर, तैसे उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं। ठीक, कीड़े मतलब जैसे जुआ जैसे, उनको खाने के लिए वो सब जाते हैं। अब बताओ, वो जानवर एक तरफ जुटे रहते हैं, पक्षियाँ भी जुटी रहती हैं, बढ़िया इधर उधर पलथा लेता रहता है, इतना आलसी होता है कि वह कहूँ हड़ाता भी नहीं है। ठीक है, तो इतना आलसी होता है कौन? गैंडा। ठीक है, और बहुत गजब का होता है, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है ना, वो छोड़ता नहीं किसी को। ठीक, हाथी समझो, हाथी भागता ही नहीं है, लेकिन जब भागता है कोई इसके आगे ठहर नहीं सकता, वही हाल गैंडा का है। ठीक है, गैंडा सबसे वजन प्राणियों में से एक है, लेकिन गैंडा तैर लेता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो बताओ, निर्दोष गैंडा मारा गया, तो इनका सबका संरक्षण करने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए कछुआ है, कछुआ पर शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी जितने भी चीज़ें इन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 48A के तहत। समझ जाओगे ना। गूलर पर काटने पर प्रतिबंध, अनुच्छेद नंबर 48A, अर्थात पर्यावरण को जो भी नुकसान पहुंचाए वो सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना कहाँ है? 48A के अंतर्गत है। समझ में आई बात? सोचो कितना जरूरी था। गाँवन में सुंदर तालाब बनते हैं प्रेजेंट टाइम पे, प्रधान बनवाते हैं, किसके तहत है? 48A के तहत है। किसके तहत? 48A। समझ पाओगे ना। मुर्गी पालन कहाँ है? मुर्गी पालन कहते हैं कुक्कुट पालन, कुकुर पालन नहीं, कुक्कुट पालन। तो ये 48 में है, क्योंकि 48 में कहा गया है, क्या कहा गया? कृषि एवं पशुपालन, ऐसा ही तो है। अब ध्यान रखो, पक्षी पालन है। ठीक, तो आप ध्यान रखे रहेंगे। तो 48A समझ में आई बात, कि पर्यावरण को नुकसान करने वाले हर निकाय पर प्रतिबंध लगाया गया अनुच्छेद नंबर 48A के अंतर्गत। कोई समस्या? आप ध्यान रखे रहेंगे। देखो, इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 48A, जिसमें जीवन के बेहतर मापदंड व प्रदूषण रहित वातावरण हेतु इस प्रावधान को शामिल किया गया है। समझ जाएंगे। आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है 48A। अगला है 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं की रक्षा। नहीं समझ पा रहे हैं? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जैसे मान कर चलो गोल चौराहा पे झलकारी बाई स्मारक बना हुआ है, और सिविल लाइन पे जाओगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बना हुआ है। डिग्री कॉलेज चौराहा पे जाओगे बना हुआ है, और महात्मा गांधी बने हुए हैं। हाथी पार्क जाओगे अंबेडकर बना हुआ है। तो इस प्रकार से बने हुए हैं। इनकी ये किसकी संपत्ति है? हमारी, आपकी। सार्वजनिक स्थल है ना। इनकी रक्षा करना, संरक्षण करना, ये इसका प्रावधान है। कहाँ पर? तो आप समझ जाएंगे, अनुच्छेद नंबर 49 में। कहाँ पर? 49 में। ठीक, तो वही राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों व वस्तुओं किसका संरक्षण करना है। जैसे रोडवेज चलती हैं, बसें चल रही हैं, बसों पर आग जमी ना की जाए, तोड़ फोड़ ना किया जाए, ये क्या है? ये इसी के अंतर्गत आएगा। ट्रेन है, ट्रेनों में बदतमीजी ना की जाए, जलाया ना जाए, ये सब क्या है? इसी के अंतर्गत है। किसके? 49 के अंतर्गत। समझ में आई बात? ध्यान रखे रहोगे। एक ये हो गया, और ऐसा ही हमारा मौलिक कर्तव्य में भी कहेगा। ठीक, आगे देखो, आगे 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथक्करण मतलब, कार्यपालिका का मतलब नेता नगरी, और न्यायपालिका का मतलब न्यायालय। इन दोनों का कोई आपस में कोई तालमेल नहीं होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? यानी कि कहने का मतलब, न्यायपालिका पर कार्यपालिका का कोई भी अधिकार नहीं चलेगा। अर्थात भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है। ठीक, अगर न्यायपालिका चाहे तो वह प्रेसिडेंट को छोड़ करके प्रधानमंत्री को भी सजा दे सकती है, हर कैबिनेट मंत्री को भी सजा दे सकती है, वो सबको सब कुछ कर सकती है। इसीलिए यूपी में देखो, अभी तक कोई भी भर्ती होती है तो अभी पूरा नहीं हुई है। ठीक, ये बाबा जी की सरकारी कोई भी वैकेंसी है तो नकल वगैरह खूब होती है, कोई शक नहीं है। काहे को? क्योंकि उसमें पूरा प्रूफ भी रहता है, फिर भी गवर्नमेंट मानती नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको उठाकर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। किसके अंतर्गत है? समझ पा रहे हो? तो अगर न्यायपालिका पर कार्यपालिका का प्रभाव होता, क्या ऐसा हो पाता? ऐसे ही नहीं हो पाता है, लेकिन होता है एक दिन, लंबे समय के बाद न्याय मिलता है एक दिन। ठीक, लेकिन लंबे समय के बाद। तो वही है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब भले हो, बात अलग है, लेकिन लिखी पढ़ी भाषा में यही है। कानून हमने बताया अधिकतम किताबों में। कहाँ पर? कानून केवल किताबों में है, वास्तविक जीवन में कुछ और ही है। ठीक, तो लेकिन हम आपको किताब का ज्ञान है, हम आप सबको हिला सकते हैं। ठीक, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 50 में। इसका मतलब, निष्पक्ष निर्णय के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। क्या भारत की न्यायपालिका पर किसी का अधिकार है? नहीं।
लिखित में तो यही है, ठीक, अवास्तविक में भी यही है, ठीक है। अगला देखो 51 का के पहले देखेंगे 51, अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? मतलब कि हमारी सरकार या हम आप सभी ऐसे कार्य करेंगे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति में कोई खलल ना पैदा हो। यानी हम आप विदेशियों के जितने राजनयिक हैं इनके संबंध में हमारी सरकारें या हम आप ऐसी कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो। नहीं पता लगे हम बगल में कोई मुस्लिम कंट्री है वहाँ की सरकार को गाली दे दें, है ना, या फिर वहाँ के जो धर्म है किसी भी धार्मिक मामले को हम हस्तक्षेप कर दें जिससे सांप्रदायिकता भड़क जाए। ऐसे कांड कोई भी नहीं करेंगे। ये होती है अंतर्राष्ट्रीय शांति को समाप्त करना। समझ पाएंगे ना बात को? जैसे भारत में हिंदू और मुस्लिम की बाहुल्यता है, अब पता लगे हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं तो हम हिंदुओं को के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट करें जिससे पूरी कौम परेशान हो जाए, या मुस्लिमों के ऊपर करें जिससे पूरा इस्लामिक जो है समाज भंग हो जाए। तो इस्लामिक समाज का मतलब ही है, अगर भारत की ही बात है तो पूरे इंटरनेशनल मामला हो जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया में भारत है इस्लामिक, समझ जाएंगे ना। तो ऐसा करने से क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग होगी। इसीलिए पहले कुछ समय पहले देखा होगा नुपुर शर्मा के कांड चल रहा था, है ना, इन्होंने कुछ इस्लाम पैगंबर जी के विषय में बोला था, इंटरनेशनल मामला हो गया था, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कांड कोई भी नहीं करेंगे। कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 51 में। कहाँ पर? 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 51 में। देखो जैसे है राष्ट्रों के मध्य समान पूर्वक न्याय संगत संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने के लिए प्रोत्साहन देने का कार्य करेगा। समझ जाएंगे ना? ये हो गया। कहाँ पर है? अनुच्छेद 51 में है। कहाँ पर? 51 में। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कहाँ की गई है? 51 में। आगे देखो कुछ नोट पॉइंट देख लो। नोट पॉइंट में जैसे कहा गया डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में टोटल संशोधन कितने हुए? तो इनमें टोटल 4 बार संशोधन हुए। कितने बार? 4 बार, जिनमें से 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 39F, 43A और 48A जोड़ा गया है। अभी पढ़ चुके हो पीछे, समझ जाएंगे ना, ये जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 38(2) जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 45 की भाषा में परिवर्तन किया गया है। और 97वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 43B में सहकारी समितियां जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? सहकारी समितियां। अभी इनको बताते हैं, ठीक। अब इसमें कुछ और बात जान लो। डीपीएसपी समाप्त रहा क्योंकि 51 तक ही तो है ना। इसमें देखो, इसमें डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। ये ग्रेनविस्ट ऑस्ट्रिन का कथन है। किसका? ऑस्ट्रिन का। ये तुम्हारे यहाँ तक जरूरत का नहीं है, लेकिन भावनाओं का कूड़ेदान किसने कहा है ये आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने भावनाओं का कूड़ेदान डीपीएसपी कहा है? तो उसका नाम है टीटी कृष्णमाचारी। क्या नाम है? टीटी कृष्णमाचारी ने डीपीएसपी को भावनाओं का कूड़ेदान कहा है, क्योंकि जो बातें हैं ये केवल भावनात्मक हैं। भावनात्मक क्योंकि साफ साफ कहा गया डीपीएसपी लागू करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जिम्मेदारी नहीं है तो वही बात है यार मेरी मर्जी है कि प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं। ये क्या है? एक भावना ही तो है, क्या वास्तविक में है ऐसा? वही है डीपीएसपी। समझो कथन कहा क्यों गया है कि ये कथन लिखे पढ़े हैं, केवल लागू हुए न लागू हुए कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए इसको टीटी कृष्णमाचारी ने क्या कहा है? इसको भावनाओं का कूड़ेदान कहा है, ठीक। अगला देखो, अगला कथन है बैंक के ऊपर निर्भर चेक कहा है, ठीक है। किसने कहा? ये केटी शाह ने कहा है। केटी शाह ने इसको कहा बैंक के ऊपर निर्भर चेक है। मतलब जितने भी डीपीएसपी को चेक कहा है और बैंक कहा है सरकार को, ठीक है, कि बैंक के ऊपर भाई अगर इसको डीपीएसपी को चेक मान लिया जाए तो बैंक के ऊपर निर्भर करता है, वो मन हुए चाहे जो है फाइनेंस करे, मन हुए ना करे, ऐसा ही तो है। तो वही सरकार को इन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है? बैंक कहा, और डीपीएसपी क्या कहा? चेक कहा। तो बैंक के ऊपर निर्भर चेक डीपीएसपी को किसने कहा? तो आपको ध्यान रखेंगे केटी शाह ने कहा। किसने?
केटी शाह ने। अगला सुनो, डीपीएसपी ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ठीक है, डीपीएसपी ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, मतलब ये ऐसी बातें हैं जो सरकार पर निर्भर करती हैं। ये बात किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है। ठीक है, अगला देखो, एक अदृश्य पेपर की तरह डीपीएसपी एक अदृश्य पेपर की तरह है जो ब्रिटिश सरकार गवर्नर जनरल को लिखती थी। ठीक है, यानी इसके लिए कहा है कि डीपीएसपी एक अदृश्य मतलब बिना दिखने वाला चेक है जो ब्रिटिश सरकार अपने गवर्नर जनरल को लिखती थी। समझ पा रहे हैं ना? इसको किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है। अच्छा, तो कह दो हिमा आएगा क्या हमारे लिए? तो तुम्हारे लिए इसमें यही है कि डीपीएसपी को किसने बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाने वाला चेक कहा है? ये जो है केटी शाह ने कहा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इन कथनों में से। ठीक है, आगे सुनो, सिडनी व वेब का भूत सवार है। सिडनी व वेब का भूत सवार है, यह कथन किसने कहा है? जेनिक्स ने कहा है। आपके लिए जरूरत का नहीं है। ठीक है, आगे देख लो, कुछ और पॉइंट हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जुड़ा। ठीक, कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा देने का यानी कौन? इनके अभिभावक इनको शिक्षा देंगे। ठीक है, ये हो गया, ये मूल कर्तव्य है। और लेकिन ये भी काम करेगी सरकार, ये भी कहाँ कहा गया है? ये आपका अनुच्छेद नंबर 45 में कहा गया है। ठीक, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जुड़ा था। ठीक, 45A में है उसमें। अगला 48A में बांध परियोजना, राष्ट्रीय वन नीति 1988, हाथी परियोजना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी बहुत बहुत चीजें आई हैं। समझ जाएंगे आप, इनको जरूर ध्यान रखे रहोगे। ठीक, कुछ काम की चीजें बताओ। पर्यावरण वन्यजीव एवं वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 48A में। कहाँ पर? 48A में। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन कहाँ है? 48 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कहाँ है? 39A। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कहाँ है? 39A। अस्पृश्यता का अंत कहाँ है? 17। उपाधियों का अंत कहाँ है? 18। ठीक है, तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 25 से 28। अपनी संस्कृति व लिपि बनाए रखें, पेपर में यही आएंगे। ठीक है, अपनी संस्कृति व लिपि को बनाए रखने का अधिकार हमें कहाँ है? 29 और 30 में। समझ जाएंगे। कानून के प्रति समता कहाँ है? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। हमें बोलने का अधिकार या वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार कहाँ है? 19 से लेकर के 22 तक। कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं, कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? तो ध्यान रखना होगा 15, 16, 19, 29, 30। कल बताया था 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। आप समझ जाएंगे ना। राज्य की परिभाषा किन दो अनुच्छेदों में है? तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद नंबर 12 और 36 में। कहां पर? 12 एवं 36 में। ये आप ध्यान रखे रहेंगे बात। डीपीएसपी का वर्णन कहां से कहां तक है? 36 से 51। पेपर में यही आएंगे, ध्यान रखना होगा। और ये चीजें आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, 51 तक मैंने बताया, ये आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है ना, काम खत्म। आप बताइए कि हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में? बताइए, हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में? हाँ, तो अनुच्छेद नंबर भाग नंबर 3। कौन सा? भाग नंबर 3। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। क्या है? डबलिन। आपको ध्यान रखना होगा। आपसे फिर पूछेगा अनुच्छेद नंबर, अब बताओ 42वां संविधान संशोधन 1942 के अंतर्गत भाग नंबर 4 का जुड़ा है। 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। और पेपर में फिर पूछेगा कौन सी ऐसी बात है जो मात्र एक ही अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह आंसर होगा अनुच्छेद 51 का। ठीक है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य या मूलभूत कर्तव्य कहां से प्राप्त किए? ये हमने रूस से प्राप्त किए। कहां से? रूस के संविधान से। रूस के संविधान से प्राप्त किए। तो बताइए, यही पूछ लेता है रूस के संविधान से प्राप्त किए तो रूस की क्रांति कब हुई? सन 1789। गलत है, सन 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई है। 1917 में रूस की क्रांति हुई है। ठीक, 1917 में रूस की क्रांति हुई है। ठीक है, सन 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई है। इन बातों को आप ध्यान रखे रहोगे। कोई शक किसी को?
अब आगे हम जान लेते हैं एकदम छोटी सी बात, जो अब पढ़ चुके हो ये चीज़ें आपकी मौलिक कर्तव्य में भी हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना होगा, भाग नंबर 4 का जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसको हमने रूस से प्राप्त किया है या रूस से उद्धृत है या रूस से ग्रहण किया है, समझ जाएंगे ना। ये अनुच्छेद नंबर 51 का में फैला है। कहाँ फैला है? 51 का में। पहले हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? मूल कर्तव्यों की संख्या हमारे पहले थी 10, प्रेजेंट टाइम पे कितनी है? 11। 11वां कौन सा है? तो शिक्षा वाला है। काम खत्म, बस इतना आप याद रखे रहेंगे। क्या रखे रहेंगे? याद ही रखे रहेंगे। 51 का तक तुम्हें एक तरफ से अनुच्छेद याद ही होने चाहिए, ठीक। अब 52 से लेकर के आगे के बीच खोज याद रखे रहेंगे, ठीक। जैसे अब आपको पता होना चाहिए भाग 5 में क्या है। भाग 5 में आपका फैला है संघ। क्या फैला है? संघ। भाग 5 में संघ फैला है, और संघ कहां से कहां तक है? संघ अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के 151 तक है। कहां से? 52 से लेकर 151 तक है। अब पहले बताओ 52 में ही क्या है? तो 52 में कहा गया है कि हमारा देश बन चुका, तो कहा गया इसमें राष्ट्रपति होना चाहिए। क्या? यानी राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहाँ है? 52 में। फिर 53 में क्या? 53 में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति होगा तो करेगा क्या? तो कहा वो जो है कार्यपालिका का प्रमुख होगा। क्या होगा? कार्यपालिका का प्रमुख होगा। और कहीं कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये 53 में कहा गया है। कहीं ये होगा तो बनेगा कैसे? कहने का चुनाव होगा, तो 4 से 54, 4 से चुनाव। 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का चुनाव। कहीं अगर ये चुनाव होगा तो चुनाव होगा कैसे? तो वही चुनाव होने की रीतियां कहाँ है? 55 में। बात एकदम स्टेप से जुड़ते चलो। 55 में रीतियां है कि चुनाव होगा कैसे। तो इसमें कहा गया कौन कौन भाग लेंगे, तो कहा इसमें पहली बात तो लोकसभा भाग हो। पेपर में ध्यान देना, ये सब पूछे जाएंगे। लोकसभा भाग लेगी, राज्यसभा भाग लेगी, और राज्यों की विधानसभाएं भाग लेंगी चुनाव में, समझ जाएंगे ना। इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें एक छोटा सा और सवाल पूछेगा, कहेगा ये बताओ निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का चुनाव होगा कब? तो भैया पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, चाहे हर राज्य की विधानसभाएं भंग हों, अर्थात वहां पर विधानसभाएं समाप्त हो चुकी हों, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक। फिर भी लोकसभा भी भंग पड़ी हो, फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव तय तिथि पर ही होगा। समझो बात को। अगर राष्ट्रपति का चुनाव कहा गया है कि 27 अक्टूबर को है, तो 27 अक्टूबर को राष्ट्रपति का चुनाव होगा, चाहे पार्लियामेंट के सामने पूरी तरह से काहे यमुना नदी उफान होकर के काहे बाढ़ से ही ग्रस्त क्यों ना हो, लेकिन चुनाव होगा। नहीं समझ पाए बात को। अगर कुछ भी कितनी बड़ी भी आपदा हो, चुनाव होगा। किसका? प्रेसिडेंट का। इतना इंपॉर्टेंट चुनाव है, और इंपॉर्टेंट चुनाव हो भी क्यों ना, क्योंकि देश का सर्वोच्च व्यक्ति है। नहीं समझ पा रहे बात को। देश का सर्वोच्च व्यक्ति, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक। और भाई करता क्या खुद जानते हो। नहीं समझ पा रहे हैं, तो वही कहते हैं प्रेसिडेंट एज ए दादाजी, प्रेसिडेंट एज ए ग्रैंडफादर, है ना, ग्रैंडफादर ऑफ आवर फैमिली। समझ पा रहे हैं ना, यानी अपने परिवार के ग्रैंडफादर के बराबर हैं। तो प्रेसिडेंट समझ में आई बात को। क्योंकि सब कुछ भंग पड़े रहेगा तो भैया कहते चुनेगा कौन? तो राज्यसभा तो है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। क्या? राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है ना। इसे आप ध्यान रखे रहेंगे। अगर इसमें एक मनई भी आया है, एक व्यक्ति भी आया है, चुनाव होगा, ठीक है ना। इसे आप, इतना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कितने साल कार्यकाल होता है? 5 साल का होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 53, 54, 55 हो गया, है ना। अब पहुंच जाओ 56 में, योग्यताएं होनी चाहिए। आगे पहुंचो सीधा 60। 60 में क्या है? शपथ ग्रहण करे। क्या करेगा? प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करेंगे। समझ में आई बात? आगे पहुंचो 61 छोड़ो, 62, 63, इनको सब छोड़ते जाओ, ठीक है। आगे पहुंचो सीधा सीधा 71। कहां पर? 71। 71 में कहा गया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बीच में अगर लड़ाई हो गई तो इसका निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक। और 72 में कहा गया है देश में किसी भी बात को अगर हो गई तो उसमें क्षमादान की शक्ति किसके पास है? केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास में है। समझ जाएंगे ना, प्रेसिडेंट के पास में। और अभी केवल हम सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंट्रल की। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास में है, समझ जाओगे। और इसके भी लिए भी डायरेक्टली वो जिसको चाहे उसको क्षमा नहीं कर सकता, उसके लिए जो है गृह मंत्रालय में बहस होती है, ठीक। समझ जाएंगे। 72 के बाद 73, 74, 75,
74 में देखो, 74 में मंत्रिपरिषद का गठन है, किसका? मंत्रिपरिषद का गठन है। 75 में प्रधानमंत्री का गठन है, ठीक, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव होता है, नियुक्ति होती है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक। 76 में आपके महान्यायवादी है, कौन? महान्यायवादी। आपको सवाल है, महान्यायवादी प्रेजेंट टाइम पे कौन नियुक्त किए गए? ठीक, आपको ये ध्यान रखना होगा और आपको लाना होगा ढूंढ के, ठीक है, क्योंकि नई नियुक्तियां हुई है, के वेणुगोपाल हट चुके हैं, ठीक है। अगला देखो, 76 हो गया, 77, 78, 79, ठीक है। अब इतने तक का रखो, अब आगे की बात कल, ठीक है। हम केवल भाग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। भाग नंबर 9 में है पंचायत, भाग नंबर 9 में है पंचायत। अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर के 243 ओ तक है, ज़्यादा जरूरत का आपका नहीं, बस इतना जानते रहना। जहाँ 243 में पूरा वर्णित है, इतना जान लो। खाली तुमसे पूछे निम्नलिखित में से किसमें पंचायत का वर्णन है, तो ये पूरा, ठीक। बाकी तुमका सब रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा देखो ना, 243 ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, तब ओ तक पहुँचा है ना। आगे देखो 10 में क्या है? भाग नंबर 10, भाग नंबर 10 में एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्र का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद नंबर 244 से लेकर के 244 ए तक है, ये मात्र एक अनुच्छेद में फैला है, ठीक। अगला देखो 11 में कहा गया है संघ व राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य का संबंध है ये 245 से 263 तक, ज़्यादा जरूरत का नहीं है, ठीक है, ज़्यादा जरूरत का नहीं, जो जरूरत के इनको आप देखते रहो। जैसे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, इनको सुनते चलो बस। वित्तीय संपत्ति एवं संविदाएं, कोई मतलब का नहीं, भाग नंबर 12 में है। इसमें खाली एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, कहेगा ये बताओ, इसमें 264 से लेकर के 300 का तक है, 264 से 300 का तक है। इसमें दो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना होगा। वित्त का मतलब देश में रुपया पैसा जितनी बात आएगी वो कहाँ आएगी? भाग नंबर 12 में। नहीं समझ पा रहे बात को? तो मुझे ये बताओ, देश में पैसा रोडवा बनेगी तो पैसे से तो बनेगी, रोड बनेगी तो पैसे ही तो बनेगी, कोई भी फंड पास होगा तो पैसे ही तो होगा। तो इसके लिए पूरी व्यवस्था पैसों की कहाँ की गई है? भाग नंबर 12 में। इसमें आपको दो चीजें याद रखना होगा, एक अनुच्छेद नंबर 266 के अंतर्गत है संचित निधि और 267 में है आकस्मिक निधि, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, देश से हम आप जितना टैक्स देते हैं, जैसे मान लो चालान वगैरह कटता है रोडवेज विभाग से, तो ये जो है व्यवस्था होती है, तो जितना भी होता है ये सब टैक्स इकट्ठा होकर के कहाँ को जाता है भैया? टैक्स इकट्ठा करके कहाँ को जाता है? संचित निधि को जाता है, ठीक। जितना भी टैक्सिंग प्रणाली होती है, कहाँ जाता है पैसा? संचित निधि को। अब संचित निधि के बाद इसका रक्षक कौन होता है? इसमें प्रखलन समिति है, लोक लेखा समिति है, ठीक है। ये सब चीजें बहुत जरूरी, बहुत बड़ी चीज है। तो अब बात इतने जानो, ज्यादा नहीं, ठीक। आगे आकस्मिक निधि का मतलब इसमें पैसा, इसमें संचित निधि से कोई पैसा वैसा निकाल नहीं सकता है, ठीक है ना। अगर मान के 800 करोड़ रुपए अगर टैक्स इकट्ठा हुआ 2022 में, तो वह कहाँ जाएगा? संचित निधि से, और इससे एक भी रुपए कोई निकाल नहीं सकता है। कह दो वो फिर कैसे? वही क्या निकालने के प्रावधान संसद में बहस होगी, जिसके लिए हर साल बजट पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? तो पैसा कहाँ से आता है? यहाँ से, ठीक है। और यह पूरे राज्य और केंद्र इसमें लिखा पढ़ी काम कौन करता है? पैसे की व्यवस्था निगरानी कौन करता है? एक रुपये भी फर्जी नहीं जा सकता कहीं। उसका नाम होता है नियंत्रक एवं महारेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 148 में है। समझ पा रहे हैं ना? ये आकस्मिक निधि का मतलब ये है, जैसे देश में बहुत बड़ा कोनो आपात पड़ जाए, आकस्मिक मतलब समझ जाओ, आकस्मिक घटना है ना, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में बताओ, संसदों में बहस बना बुलावे खाते 2-4-5 दिन लग जाएगा कम से कम, और तुमका जरूर 2-4-5 दिन में कहो पूरा देश धराशायी हो जाए, है ना। जैसे चाइना आक्रमण कर दे, तुरंत पैसे की जरूरत है ना, और वही क्या तुम पास कराते रहो बैठ के, ठीक है, तब तक का कंट्रोल हो जाएगा सब। तो उसके लिए आकस्मिक निधि का प्रावधान है, किसके लिए? सरकार जितना चाहे उतना संचित निधि से पैसा ले सकती है तुरंत, लेकिन और इस पे बहस बाद में की जाएगी, हिसाब किताब बाद में किया जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो बात का? जैसे घर पे दादाजी हैं, अब दादाजी हैं, जैसे मम्मी है मान लो, ठीक है, मम्मी पैसा कहाँ रखती तुमको पता है, लेकिन वो बिना मम्मी के परमिशन नहीं पा सकते हो। लेकिन तुमको अचानक मम्मी नहीं मामा किया है ना, और मान के चलो कोई अचानक तुम्हारे यहाँ किसी सदस्य या पिताजी की किसी की भी तबीयत खराब हो गई, मम्मी का इंतजार करोगे? आओगे पैसा देंगे? नहीं, तुमको पता है चुप पहले निकाल लिया जाए, ठीक। और उसके बाद जब आएंगे तब उनके हिसाब दे देना कि हमने यहाँ ऐसा खर्चा किया है, वही समझ जाइएगा। ये है, समझ में आई बात?
तो संचित निधि कहाँ है? अनुच्छेद 266 में। आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में। जब हम पढ़ाएंगे तो बेहतर रूप से बताएंगे, कोई शक की बात नहीं। अच्छा आगे, और अनुच्छेद नंबर 300 का में क्या है? 300 का में जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से निकाल करके अनुच्छेद नंबर 300 का में रख दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। समझ जाओगे, समझ जाओगे ना? जैसे जमीन आदि का विभाजन। ठीक, आगे देखो 13 में भारतीय राज्य व व्यापार, इसमें मतलब समझो कि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जितना व्यापार होता है ये सारे नियम कानून हैं। नहीं समझो बात का? जैसे भारत में मान लो टेस्ला कंपनी जो है अपना व्यापार करना चाहती है तो वो सारे नियम कानून को फॉलो करना होगा, भाग इसके तहत। आपके लिए ज़्यादा ज़रूरत का नहीं है। ठीक है, इसमें क्या बताया हमने? 3 अनुच्छेद बताए, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना होगा। अगला, संघ व राज्य के अधीन सेवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा संघ व राज्य के अधीन सेवाएं कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 14 में, जो उन्हें कहते हो IAS एवं PCS। समझ में आई बात? ये व्यवस्था कहाँ है? अनुच्छेद नंबर इसमें है। और यह 308 से लेकर के 323 तक फैला है। और इसमें गजब का एक सब जो है अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 315 में क्या है? ठीक, अनुच्छेद 312 में क्या है? इस पर फिर कभी बात करेंगे, अभी ब्रेक कर लो। इतना जानो, IAS एवं PCS जितनी भी व्यवस्थाएं होती है, नौकरी व्यवस्थाएं होती है ना, ये लोक प्रशासन की, ये सब कहाँ हैं? इसमें है। ठीक, अगला देखो निर्वाचन, बड़ा इंपॉर्टेंट, भाग नंबर 15, बहुत ज्यादा IMP है। कहेगा ये बताओ निर्वाचन भाग किस भाग में? तो निर्वाचन भैया ये भाग नंबर 324 से लेकर के 329 ए तक है। ठीक, 329 ए तक है निर्वाचन। समझ जाओगे ना? तो निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कहाँ होगी? इसके अंतर्गत। ठीक, 324 के अंतर्गत। तो निर्वाचन संबंधित कौनो अगर आवे तो ध्यान दियो, इन अनुच्छेदों के बीच में बात की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से एक सवाल बनेगा, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन आपका 25 जनवरी 1950 को हुआ है। कब? 25 जनवरी 1950 को हुआ है। और इस प्रकार से प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष मतदान दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। सवाल पूछेगा भारत का प्रथम मतदान अधिकारी या निर्वाचन आयुक्त कौन बना था? तो उसका नाम होगा डॉक्टर सुकुमार सेन। क्या नाम है? डॉक्टर सुकुमार सेन, प्रथम निर्वाचन अधिकारी। समझ जाएंगे? आगे देखो लिखा है कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध, अनुच्छेद 300 से लेकर के 342 तक, जिसमें हमने बताया था कुछ विशेष वर्गों के लिए, जैसे भारत में पिछड़ा वर्ग था दलित, ठीक है, जिसे हम अनुसूचित जाति कहते थे। और ये अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन कहाँ है? ये अनुच्छेद नंबर 338 में है। और अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन पहले नहीं था लेकिन बाद में किया गया, तो ये अनुच्छेद नंबर 338 ए में किया गया। ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। समझ जाओगे ना? समझ में क्या क्या तुमको याद रखना होगा। ठीक, क्योंकि सब याद करना जरूरी नहीं है। अगला राजभाषा आयोग, यानी राजभाषा आयोग बड़ा जरूरी है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाएगी, है ना? उत्तराखंड में संस्कृत बोली जाएगी, हिंदी बोली जाएगी। राजस्थान में राजस्थानी बोली जाएगी, हिंदी बोली जाएगी। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाएगी। सारी व्यवस्थाओं का वर्णन कहाँ है? तो ये जो है अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने ये समझाया है, ये पूरा हिंदी में भी है। कौन है? कहाँ पढ़ना है? हिंदी में भी पढ़ना है। ठीक, और पढ़ाया भी है। बाद में बात करेंगे। आपातकाल, आपातकाल का उपबंध कहाँ है? आपातकाल का उपबंध अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर के 360 तक है। बड़े इंपॉर्टेंट 3 अनुच्छेद हैं। कहेगा ये बताओ राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? 352 के। राष्ट्रीय आपातकाल पूछेगा राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद तक के अंतर्गत लगता है? अनुच्छेद नंबर 356। कहेगा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? अनुच्छेद 360। अब इसमें हम इसी को तोड़ेंगे तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अब तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कई बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कब कब? तो आपको ध्यान रखना होगा 62, ठीक, 65 और 75। अनुच्छेद 362 क्या बोलते हो, 1962 में चाइना भारत युद्ध, ठीक, और क्या बोलते हो 1965 भारत पाक युद्ध। 1975 राष्ट्रीय आपातकाल, जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। समझ जाएंगे? जिस समय पूरा संविधान में पूरा परिवर्तन किया गया था। ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है जिसके मुख्य कार्य कौन करता है? जो गवर्नर होता है वो करता है। ठीक, उसके बाद वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा था।
ठीक। हाँ, अभी एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। आगे की बात हम 22 भाग में से 19 भाग, ये सब आगे की बात हम बाद में करेंगे। ठीक, अब इतनी बात सबको समझ में आई। अब आप टेस्ट देंगे और बेहतर रूप से, आगे की बात हम कल करेंगे। ठीक है, और आपको यदि पूरी बात समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद, है ना।